स्वागत करती हूँ मैं अपने न्यू सेशन पे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका क्या है। आपके स्कूल के प्रशासन कौन है? अगर कोई स्कूल में कोई शासक है, प्रबंधन है, तभी स्कूल चलेगा। उसी प्रकार किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है। कोई भी पदाधिकारी है, कोई भी संगठन है, उसमें कोई भी पदाधिकारी है, उसको निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है। हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बता दूं, कार्यपालिका का मुख्य काम है उन कानून को लागू करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य कानून के कार्य की निगरानी और उनको निर्देशन करना। कार्यपालिका राज्य की सामान्य नीतियों को बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। तो इसमें दिया है कि दैनिक प्रशासनों के दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देख रेख तथा उनमें तालमेल कर सके। ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। अब संगठन है तो समूह होगा ही। ये लोग उस संगठन के मुख्य प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। कोई संगठन है, जैसे स्कूल में कोई संगठन है, कोई मुखिया है, वो क्या करता है? देख रेख करता है और वही नियम कानून को लागू करता है। वैसे वहाँ का जो है नियम कानून, उसको वो लागू करता है। उसी तरह है कार्यपालिका भी नियम और मुख्य काम को कानून को लागू करती है और जो राज्य की सामान्य नीतियों को बनाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। आपने शायद बड़ी यहाँ पे दिया गया है, आपने शायद बड़ी कंपनियां, बैंक, उद्योग इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारी और इनके बारे में सुना होगा। अधिकारियों के बारे में आप तो सुने होंगे। उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं, है ना? कि हमें संस्था कैसे चलाना है, किस नियम लागू करना है, कैसी नीतियाँ बनानी हैं, किस कायदे में कितना तक रहना है, इसके कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। तो कुछ उस संगठन में लागू करते हैं। जो नियम और नीतियाँ रहती है उस संगठन में उनको लागू करना पड़ता है। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे और कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। मैं पहले भी बताई हूँ, सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है जिस और नियम और कायदों के बारे में वो तय करती है। दूसरी उसे कहा जा सकता है कि लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग होती है कार्यपालिका जो नियम और कायदे जो रहते हैं उनको लागू करती है। सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है और नियम और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी उसे लागू करने पे जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियम और कायदों को लागू करते हैं और प्रशासन का काम करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? कार्यपालिका कहा जाता है। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या है? आइए देखते हैं कार्यपालिका के कार्य क्या है। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि कार्यपालिका कार्य वह करती है जो सरकार का वो अंग है जो विधायिका जो स्वीकृत करती है, जो नियम और नीतियों को जो लागू करती है, उसे कार्यपालिका वही नीति निर्माण में उसमें भाग लेती है और उनकी जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी उठाती है। जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम और कानून रहते हैं उनको लागू करने का जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है, कार्यपालिका के ऊपर। मतलब ये बोल रहे हैं कार्य एवं शक्ति परिभाषित है। विधायिका जो रहती है उनका काम देश के लिए कानून बनाना और कार्यपालिका उस मुख्य काम को कानून को लागू करना। मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, विधायिका का काम देश के लिए कानून बनाना, कार्यपालिका का मुख्य काम उन कानूनों को लागू करना। ये कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है। एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे। कार्यपालिका जो है,
कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न अलग अलग होती है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर, कहीं उनको चांसलर कहा जाता है तो कहीं उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। कि यहाँ पे कितने अच्छे से दिया है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री ही नहीं होते हैं। इसमें पूरा प्रशासनिक ढांचा मतलब सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, सरकार के प्रधान जो मुख्य है और उनके मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका होते हैं और वे सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। मतलब ये है कि जो रोज रोज प्रशासन कार्य करते हैं वो एक स्थायी रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसे एक स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। आइए दोस्तों देखते हैं कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। सभी देशों में एक ही तरह के कार्यपालिका नहीं होते हैं। सभी देशों की बात कर रहे हैं। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड के महारानी के बारे में तो सुना होगा, महारानी विक्टोरिया इंग्लैंड की। अच्छा एलिजाबेथ प्रथम इंग्लैंड और आयरलैंड की महारानी थी। देखते हैं आगे क्या है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। इसमें बोल रहा है अमेरिका के जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्ति से बहुत अलग है। इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्ति और भूटान के राजा से भिन्न है। मतलब हर जगह सभी देशों में बोलने का मतलब है कि सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती और उनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री है ना, पीएम है भारत में और फ्रांस में, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग है। ऐसा क्यों? उनकी भूमिका जो है अलग अलग रहती है। फ्रांस और भारत में दोनों में देश में प्रधानमंत्री है। सार्क सम्मेलन या G7 देशों की बैठक की एक फ़ोटो प्राप्त करें और उन लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने उसमें भाग लिया। क्या आप सोच सकते हैं कि यह उन्हीं लोगों ने भाग लिया जो अन्य लोगों ने क्यों नहीं लिया? तो देख लेते हैं, वो बच्चों को कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। देखते हैं। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? अमेरिका की बात कर रहे हैं। कार्यकारी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है। ये देखिए यहाँ पे दिया है, कहाँ का? ये है कनाडा में। संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है जिसमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री होते हैं और उनके अन्य मंत्री जो रहते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन जो राष्ट्रपति है वह क्या करता है? उनके पद से नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री की नियुक्ति तो करता है लेकिन उनको पद से नहीं हटा सकता। जापान में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है। इटली में भी संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या है? देश का प्रधान होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। रूस में एक अर्ध अध्यात्मक व्यवस्था है। क्या है? अर्ध अध्यात्मक, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है।
जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रधान है और चांसलर सरकार का प्रधान है। चांसलर मतलब राष्ट्रपति। अध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति राज्य का सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। ऐसी अवस्था अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में पाई जाती है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। संसदीय अवस्था इसमें बोल रहे हैं, संसदीय अवस्था में प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रधान होता है। किसका प्रधान होता है? सरकार का प्रधान होता है। अधिकतर इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे अधिकतर संसदीय व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है। अधिकतर जो संसदीय व्यवस्था में संसद की जो व्यवस्था है उसमें राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस अवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकृत होती है और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था की गई है। अर्धाध्यात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत इसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त है। इस अवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों ही दल हो सकते हैं, लेकिन जब कभी ये दो अलग अलग दलों के होते हैं तो इनमें आपस में विरोध हो सकता है। जैसे जो अलग अलग दल के हो गए तो उसमें तो विरोध हो सकता है। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है। ये देख लेते हैं कार्यपालिका के प्रकार। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है ये, और ये एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित है। कार्यपालिका के प्रकार हो सकते हैं संसदीय, अर्ध अध्यात्मक और संसदीय है, अर्ध अध्यक्षात्मक हो सकता है और अध्यक्षात्मक हो सकता है। तो संसदीय देखते हैं, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। सरकार के प्रमुख को क्या हो गया ये? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री कहा जाता है। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। विधायिका में क्या बहुमत दल का नेता होता है? वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। कौन? प्रधानमंत्री। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है। देश का प्रमुख कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे राजा दिया है, संवैधानिक राजतंत्र, राष्ट्रपति, संसदीय गणतंत्र, और ये दोनों मिलकर संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय गणतंत्र क्या कहलाते हैं? औपचारिक शासन का प्रमुख कहलाते हैं। राजा, राष्ट्रपति, राजा को राष्ट्रपति कह सकते हैं, कहीं राष्ट्रपति को राजा। और यहाँ पे देखते हैं अर्ध अध्यक्षात्मक, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, यहाँ पे पॉइंट याद रखिए। राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख है और प्रधानमंत्री है वो क्या है? सरकार का प्रमुख है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। प्रधानमंत्री और उनका जो जितने भी मंत्री परिषद है विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। अध्यक्षात्मक में है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। इसके अंदर क्या आता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। इसमें भी राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। वही सरकार का भी प्रमुख होता है। अब इसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता था, लेकिन इसमें क्या होता है? वह तो देश का भी प्रमुख होता है और सरकार का भी प्रमुख होता है। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष मतदान से। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं श्रीलंका की अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका 1978 में 1978 में श्रीलंका के संविधान का संशोधन करके अध्यक्षात्मक कार्यपालिका लागू की गई। कब लागू की गई? देख लीजिए आप लोग। इस प्रणाली में
इस प्रणाली में जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति को चुनती है। राष्ट्रपति को किस रूप से चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कहाँ? श्रीलंका में। यह संभव है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दलों के होते हैं। ये एक ऐसी बात है, संभव है ना? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही दल या अलग अलग दल के हो। संविधान राष्ट्रपति के व्यापक शक्तियां देता है। क्या देता है? संविधान राष्ट्रपति को उनकी शक्तियां देता है। राष्ट्रपति संसद में बहुमत वाले दलों के सदस्य में प्रधानमंत्री चुनता है। इसमें ये कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति होते हैं संसद में बहुमत दल से प्रधानमंत्री को चुनते हैं। किसमें? सदस्यों में से। यद्यपि जो मंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रियों के लिए क्या होना अनिवार्य है? संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री को हटा सकता है। यहाँ पे दिया है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री और दूसरे उनकी जो मंत्रियां हैं उनको वो हटा सकती हैं। इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। निर्वाचित प्रधान और सशस्त्र नेताओं का प्रधान होने के अतिरिक्त भी क्या होता है? राष्ट्रपति सरकार का क्या होता है? प्रधान होता है। राष्ट्रपति सेनापति होने के अतिरिक्त राष्ट्रपति सरकार का भी प्रधान होता है। राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है और उसे संसद के कुल सदस्य के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। मतलब कि हम राष्ट्रपति को, वो तो सरकार का प्रधान होगा ही, मुख्य है ना? राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। लेकिन ये भी बात है कि संसद के जितने भी सदस्य हैं उसमें से 2/3 अगर सदस्य तिहाई बहुमत में पारित प्रस्ताव भेज दिया तो उनको, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। यदि वास्तव में यदि वह प्रस्ताव संसद के कम से कम आधे सदस्य द्वारा पास किया जाए और संसद का अध्यक्ष भी संतुष्ट हो कि आरोपों में दम है तो संसद का अध्यक्ष उसे सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि संसद में कम से कम आधे सदस्य के द्वारा आरोप में अगर दम हो, संतुष्ट है कि इन्होंने यह आरोप किया है, यह आरोप है, तो वो क्या होता है? सर्वोच्च न्यायालय में उनको भेज सकते हैं। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की स्थिति भारत से कैसे भिन्न है? भारत और श्रीलंका के राष्ट्रपति के महाभियोग में सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका की तुलना करें। ये देख ले रहे हैं। यहाँ पे नेहा कहती है कि जिस देश में राष्ट्रपति है वहाँ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है और जिस देश में प्रधानमंत्री है वह संसदीय है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता है। भारत में संसदीय कार्यपालिका, जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तब तक भारत को 1919 और 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत संसदीय व्यवस्था के संचालन का कुछ अनुभव हो चुका था। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था तो 1919 और 1935 के नियम के अनुसार संसदीय व्यवस्था का संचालन का अनुभव कर लिए थे। मतलब उन्होंने पहले से जान चुके थे। इस अनुभव ने हमें दिखाया कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका को जिन प्रतिनिधियों के द्वारा प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि जिन प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यपालिका को प्रभावपूर्ण तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत। भारतीय संविधान के निर्माता एक ऐसी सरकार सुनिश्चित करना चाहते थे जो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो। भारत के संविधान के निर्माता है जो सुनिश्चित करना चाहते थे कि संवेदनशील और उत्तरदायी हो वहाँ की सरकार। संसदीय कार्यपालिका की जगह दूसरा विकल्प अध्यक्षात्मक सरकार का था। लेकिन अध्यक्षात्मक कार्यपालिका मुख्य कार्यकारी के रूप में राष्ट्रपति पर बहुत बल देती है और उसे सभी शक्तियों के स्रोत मानती है। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है।
संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगे हो। संसदीय व्यवस्था में ऐसी अनेक प्रक्रियाएं हैं जो सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका जनता के प्रतिनिधि के प्रति उत्तरदायी होगी और नियंत्रण भी करेगी। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की जो व्यवस्था है उसको स्वीकार किया गया है। इस अवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत में राज्य का औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है राज्य के स्तर पर कौन कौन राज्यपाल और मुख्यमंत्री की कौन है मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बने जो मंत्रिमंडल है मंत्रिपरिषद है उनके माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्ति का प्रयोग करती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति शक्तियों का क्या करती है प्रयोग। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, आप सबको ही पता होगा। राष्ट्रपति पद के लिए सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है, सीधा जनता ही नहीं चुनती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। कौन करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव? विधायक जो और सांसद। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। केवल संसद ही है जो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उनके पद से हटा सकती है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि इस प्रकार के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। महाभियोग केवल संविधान का उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। अगर संविधान का उल्लंघन कर दिया तो संविधान क्या करता है? महाभियोग लगा देते हैं। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से एक ऐसी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कहा सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। मतलब यह कह रहा है कि अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा और उनका कार्य किसके आधार पर होगा? प्रधानमंत्री के आधार पर होगा। उनका प्रधान कौन रहेगा? प्रधानमंत्री रहेगा। प्रधानमंत्री के कहने पर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देंगे। राष्ट्रपति अपने कृत्य का प्रयोग करने की ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनः विचार करने की को कहा जा सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनः विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य होता है। इस कथन में जिस शब्द ही का प्रयोग किया गया है, क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। ही मतलब हाँ भी और ना भी। राष्ट्रपति की शक्ति पर उठे विवाद के कारण संविधान का संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। बाद में एक और संशोधन के द्वारा यह निर्णय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर एक बार पुनः विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन उसे मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार के बाद दी गई सलाह को मानना ही पड़ता है। यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति देता है। ये था किसमें? अनुच्छेद 72वां, संविधान का 72वां अनुच्छेद में। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। उसे औपचारिक रूप से बहुत सी कार्यकारी, विधायी, कानूनी, आपात शक्तियाँ प्राप्त हैं। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति वास्तव में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। इसमें लाइन में कह दिया है कि संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति क्या करता है? अपनी शक्ति का प्रयोग
किसके प्रयोग के कारण करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है और वे वास्तविक कार्यकारी है। अधिकतर मामलों में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह माननी पड़ती है। यहाँ पे दिया गया है। और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। हमने राष्ट्रपति को कोई वास्तविक शक्ति नहीं दी, लेकिन उनके पद को प्रभुतापूर्ण और गरिमामय बनाया है। संविधान उसे ना तो वास्तविक कार्यकारी बनाना चाहता है और ना ही एकदम नाम मात्र का प्रधान बनाना चाहता है। संविधान उसे एक ऐसा प्रधान बनाना चाहता है जो ना शासक होता है और ना शासन करता है। यह उसे एक महान संवैधानिक प्रधान बनाना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा वाद विवाद में यह लिखे थे। राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या क्या है? इन बातों की चर्चा के बाद क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है? यह एक गलत मूल्यांकन होगा। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दे और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचना उसे दे। कौन देता है सारी सूचनाएं? प्रधानमंत्री देता है राष्ट्रपति को, जो वो जानकारी मांगते हैं उसको। राष्ट्रपति प्राय प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्या पर अपने विचार व्यक्त करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा और मैं यह चैप्टर यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो पे हम इनके बारे में, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं अभी वीडियो यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। बाद में पढ़ाती हूँ।